हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय सर आपको इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का जो सिलेबस कराने वाला हूँ। और सबसे पहले हमारा जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर जो आपका स्टार्टिंग चलता है वो परिचय, यानी हमें अर्थशास्त्र को पढ़ना है। तो सबसे पहले जो पहला लेसन है हमारे सिलेबस का, परिचय के बारे में पढ़ना है कि अर्थशास्त्र होता है, उसका अर्थ पढ़ेंगे। और अर्थशास्त्र के अर्थ के साथ साथ वो कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से उसके अंदर विचारक थे, अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया था। यानी अर्थशास्त्र के अंदर कौन कौन से विषय पाए जाते हैं, कौन कौन सा, कितना उसका स्कोप है, उसका नेचर क्या है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम शुरू करने से पहले इस अर्थशास्त्र को ही देख लेते हैं इस शब्द में क्या लिखा है, क्या छुपा हुआ है। क्योंकि याद रखना, जब भी आप बुक शुरू करो या कोई टॉपिक शुरू करो, सबसे पहले बुक का नाम, टॉपिक का नाम आपको याद होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। जब आप उसकी डेफिनेशन, उसका मीन पढ़ लोगे ना, तो अपने आप ही आपका फॉलो बन जाएगा पढ़ने का, स्टडी का, कि आगे हमें क्या पढ़ना है, इस बुक के अंदर, पूरे के अंदर हमें क्या अध्ययन करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थशास्त्र की। देखो, इसको हम दो पार्ट्स में बांट लें, अर्थ और शास्त्र को। ये एक अर्थ हो गया, एक शास्त्र हो गया, ठीक है। अर्थ क्या होता है, हमने पढ़ा था, चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। तो अर्थ होता है धन। क्या होता है? धन। शास्त्र, शास्त्र जैसे हम कई बार बोल देते हैं ना, ये बातें शास्त्रों में लिखी हुई है, घर वाले भी बहुत से नियम सिद्धांत हम पर थोपते हैं और हम बोलते हैं जी ऐसा तो नहीं होगा। वो घर वाले कहते हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं नहीं, ये तो बातें शास्त्र में लिखी है, ये तो प्राचीन काल से चली आ रही है, आपको इनको रीति रिवाज को मानना पड़ेगा। यानी जो लिखित होता है, जो लिखित होता है, इसका मतलब धन से संबंधित जो सिद्धांत, जो नियम जहां पर उल्लेखित है, उसे क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। कितना सिंपल सा ये। अर्थ यानी धन, पैसे से संबंधित हो गया, और ये बात जहां लिखित है, जहां उल्लेखित है, उसे क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र बोलते हैं। यानी धन से संबंधित, आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जो आपके सिद्धांत है, नियम है, जो भी उसकी विचारधारा है, वो जहां लिखित है उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। देखो, हम बात करते हैं ये अर्थशास्त्र, ये कब से शुरू हुआ था, कैसे हुआ था, हमें क्यों आवश्यकता पड़ी थी। तो हम सबसे पहले इतिहास में चले जाते हैं, क्योंकि जब परिचय का आ गया तो इसके अंदर तो आपको परिचय ही पढ़ना है सिर्फ, अर्थशास्त्र कैसे चला, क्यों चला। देखो, प्राचीन काल में क्या था, प्राचीन काल में मनुष्य जंगलों में रहता था, वनों में रहता था, हम ये पढ़ते थे। क्योंकि मनुष्य पहले, उनका कोई रहने का कोई एक ठिकाना नहीं था, यानी उनके घूमने फिरने की जो हैबिट थी, यानी कहीं एक स्थान पर नहीं रहकर वो कोई भी कार्य नहीं करते थे। तो उनका जीवन था वो आखेटन पर निर्भर था। किस पर था? आखेटन। ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। आखेटन पर निर्भर था, यानी वो पशुओं को मारते थे, उनको खाते थे, ठीक है, शिकार करते थे वो। ये तो हो गया हमारा बिल्कुल प्राचीन काल। उसके जस्ट बाद का जो काल आया, वो आया कृषि और पशुपालन का। कृषि और पशुपालन, हम ये कह सकते हैं पहले तो पशुओं को मारते थे, कृषि वगैरह नहीं करते थे, यानी उनको पता भी नहीं था, इतना ज्ञान भी नहीं था। फिर उन्होंने धीरे धीरे पशुओं को पालना सीखा, उनसे कृषि करना सीखा, यानी अपना जो जीवन निर्वाह करना शुरू किया, जीवन का निर्वाह कह सकते हो आप। वो किसके आधार पर करने लगे? कृषि और पशुपालन के आधार पर करने लगे, यानी इतना उनके अंदर और सेंस आ गया, इतना उनके अंदर थोड़ा विकास हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम काल देखें तो उसके बाद हुई थी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक औद्योगिक क्रांति, इस औद्योगिक क्रांति के द्वारा क्या हुआ? नए नए उद्योगों की स्थापना हुई, बड़े बड़े मिल बने, बड़े बड़ी फर्में लगी, ठीक है। तो अब मनुष्य का जीवन का निर्वाह किस पर होने लग गया? उद्योगों पर होने लग गया। नए नए वस्तुओं का उत्पादन करने लगे, उनको श्रमिक के रूप में रोजगार मिलने लग गया। उसके बाद जस्ट बात करें तो उसके बाद जैसे वाणिज्यिक क्रियाएं हैं, वाणिज्यिक क्रियाएं यानी व्यापार, इनका विकास होना शुरू हो गया। यानी अब मनुष्य का जो जीवन है वो और ज्यादा एडवांस हो गया, और ज्यादा आधुनिक हो गया। अब वो व्यापार के अंदर, वाणिज्य क्रिया में, इसके अंदर हिस्सा लेने लगे, उनको रोजगार मिलने लग गया। यानी ये सारी की सारी वो क्रियाएं क्यों करते थे? ये करते थे अपने जीवन निर्वाह के लिए। आर्थिक क्रिया, इनको बोलते हैं हम आर्थिक क्रियाएं, ये ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रियाएं। यहाँ पर भी अपना जीवन निर्वाह के लिए वो कार्य करते थे, यहाँ पर भी अपने जीवन निर्वाह के लिए करने लगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यानी प्रत्येक काल के अंदर वो जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ ना कुछ आर्थिक क्रियाएं करते थे, ताकि उनका
जीविकोपार्जन हो सके, उनका जीवन का निर्वाह हो सके। और इन्हीं आर्थिक क्रियाओं के जो सिद्धांत है, आर्थिक क्रियाओं से संबंधित नियम है, जो विचारधारा है, इसी को क्या नाम दिया गया? अर्थशास्त्र। क्या रखना, क्या नाम दिया गया? अर्थशास्त्र। ये तो बात हो गई यहां तक उसके इतिहास की। प्राचीन काल से हम स्टार्टिंग की थी, आखेटन से हमने शुरुआत की थी, जब हम जंगलों में रहते थे, वनों में रहते थे, तब से लेकर हमने जितनी भी आर्थिक क्रियाओं के अंदर आगे से आगे बदलता गया, क्योंकि समाज एक परिवर्तनशील है। जैसे जैसे समाज चेंज होता गया, जैसे जैसे हमारी विचारधारा चेंज होती गई, नए नए आविष्कार, एक्सपेरिमेंट होने लग गए, और वैसे वैसे हमारे जो जीवन यापन की जो क्रियाएं हैं वो भी चेंज होती गई। यानी पहले हम आखेटन पर निर्भर थे, उसके बाद हम कृषि पशुपालन पर निर्भर हो गए, उन पर डिपेंड हो गए, उसके बाद औद्योगिक क्रांति के बाद हम उद्योगों पर डिपेंड हो गए, और अब वर्तमान के अंदर वाणिज्य क्रियाएं, व्यापार वगैरह पर हम क्या हो चुके, डिपेंड हो गए। ये सभी आर्थिक क्रियाएं होती है, उनका जो अध्ययन होता है, आर्थिक क्रियाओं का सिद्धांत, आर्थिक क्रियाओं का नियम, विचारधारा का अध्ययन होता है, उसे बोलते हैं अर्थशास्त्र। अब बार बार बात आती है आर्थिक क्रियाओं की, क्यों ना हम इसको और पढ़ लेते हैं साथ में। देखो आपने +1 में भी पढ़ा था, और इसके अंदर आपको बता देते हैं, मनुष्य की जो क्रियाएं होती है वो 2 प्रकार की होती है। देखो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप परिचय पढ़ रहे हो अर्थशास्त्र का, और अर्थशास्त्र के परिचय में आपको सिर्फ यही पढ़ना है सब कुछ। शुरुआत हम अर्थशास्त्र के दूसरे लेसन से करेंगे, जो आपका व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र है। ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ आपका इसका परिचय, इसके बारे में देखना है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, उनका क्या क्या सिलेबस है, इसके अंदर कौन कौन सी बातें आपको पढ़नी है। तो आर्थिक क्रिया बात करें, क्रिया मनुष्य की 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। आप भी देख लो, आप भी अपने जीवन में करते हो। एक तो होती है आर्थिक क्रियाएं, एक होती है अनार्थिक या गैर आर्थिक क्रियाएं। गैर आर्थिक क्रिया या अनार्थिक क्रिया एक ही बात है। देखो सिंपल सी बात है, आप देख लो, हम जब सुबह उठते हैं बहुत सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं, धन का लेन देन करते हैं, कहीं से वस्तु खरीद के लाते हैं, कुछ वस्तुएं हमारे पास होती है उनको बेचते हैं। ठीक है, यानी जिनके बदले में धन का लेन देन हो जाए, क्या हो जाए? धन का लेन देन हम करते हैं, नहीं करते हैं? हमारे पास जो वस्तु होती है उसको बाजार में बेचते हैं, हम दुकान वगैरह, शॉप वगैरह पर बेचते हैं, या रेडी वगैरह पर, कहीं पर भी हम उस वस्तु का विक्रय करते हैं, यानी उसके बदले में हमें धन मिलता है। बहुत सी वस्तुएं हम पूरे जीवन में खरीदते भी हैं, पूरे डेली हमारा जो रूटीन होता है उसके अंदर वस्तुएं खरीदते हैं, सब्जी वगैरह लेके आते हैं हम, और भी बहुत सी वस्तुएं लेके आते हैं हम, तो बदले में पैसे देते हैं। यानी जहां पर धन का लेन देन होता है वहां पर क्या होती है? आर्थिक क्रियाएं होती है। हम करें गैर आर्थिक क्रिया की बात, इसके अंदर धन का लेन देन नहीं होता, ध्यान रखना, धन का लेन देन नहीं होता। हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूं, स्टडी अध्ययन करवाता हूं मैं, तो इसके अंदर क्या है, अब जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ या मैं कहीं बाहर कहीं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग करवा रहा हूँ, वहां तो मेरे को पैसे मिलते हैं, यानी धन का लेन देन हो रहा है, इसका मतलब वो मेरी आर्थिक क्रिया है। अगर वही बात और वही मैटर, उतना ही सिलेबस अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, अपने रिलेटेड होते हैं, बच्चे होते हैं, परिवार के जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, अगर उनको पढ़ाता हूँ मैं, तो बदले मेरे को पैसे नहीं मिलते। मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। नहीं मिलते तो वो कौन सी क्रिया होती है? गैर आर्थिक क्रिया। मैटर एक ही है, पढ़ा वहां भी रहा हूं, पढ़ा वहां भी रहा हूं, लेकिन एक के स्थान पर मेरे को धन मिल रहा है, इसका मतलब वो आर्थिक क्रिया है, एक में नहीं मिल रहा, वो गैर आर्थिक क्रिया है। आप छोटा सा एग्जाम्पल लो, जैसे हमारे यहाँ जो लड़कियां होती है वो चूल्हा वगैरह जो खाना वगैरह बनाती है, ठीक है, अगर वही खाना हम बनाकर उसको होटल में बेचें तो बदले में पैसा मिलता है, तब तो वो आर्थिक क्रिया होती है। अगर वही खाना वो घर के अंदर सबके अपने मेंबर के लिए, अपने सदस्यों के लिए बनाए तो क्या उनको पैसा मिलता है? गालियां जरूर मिल जाती है, कभी रोटी जल जाती है, कभी सब्जी अच्छी नहीं मिलती, कभी नमक ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, यानी कहने मतलब वहां गालियां मिलती है, पैसे नहीं मिलते। नहीं मिलते तो वो गैर आर्थिक क्रियाएं हैं। और आपको ध्यान क्या रखना है, पूरे अर्थशास्त्र के अंदर आपको सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है। इसका मतलब अर्थशास्त्र में गैर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं होता, अर्थशास्त्र में गैर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं होता, बल्कि अर्थशास्त्र में कौन सी क्रियाओं का अध्ययन होता है? आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, यानी धन से संबंधित क्रियाओं का ही अध्ययन होता है। तो अब आप जितने पूरा जो सिलेबस पढ़ोगे प्लस टू का क्या, कहीं भी +1 में, +2, BA, MA जो भी आप करोगे, जब आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आपको आर्थिक क्रियाएं पढ़नी है, गैर आर्थिक क्रियाएं आपको इसके अंदर शामिल नहीं करनी, क्योंकि अर्थशास्त्र में गैर आर्थिक क्रियाएं शामिल नहीं होती। क्योंकि अर्थशास्त्र का हमने नाम का ही अर्थ क्या लिखा था, देखो अर्थशास्त्र, इसका नाम का अर्थ ही मैंने आपको ये बताया था, धन या पैसा का शास्त्र। बस इसका मतलब जहां पर धन है, जहां पर पैसा है, वही अर्थशास्त्र है।
और इसी कारण अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन होता है, गैर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हमारा अर्थशास्त्र से संबंधित बातें होगी, अर्थशास्त्र क्या चीज है उसमें होगी, किस चीज का अध्ययन होता है, आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती है, यानी इतना मैटर हम कर चुके हैं। अब आती है आपकी अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। अर्थशास्त्र की परिभाषाएं यानी परीक्षा के अंदर आपको ये डेफिनेशन दी हुई है, कुछ परिभाषाएं दी हुई है, और आपको मैं बता देता हूँ ये +1 के अंदर आप डिटेल से पढ़ चुके हो, +2 में आपको इतनी डिटेल से नहीं पढ़नी। +2 के अंदर तो सिर्फ आपको उस विचारक का, थिंकर्स का, अर्थशास्त्री का नाम याद रखना है, उससे संबंधित बात याद रखनी है। और आपका +1 के अंदर तो उसको पूरा डिटेल से दिया हुआ है, पूरा बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र की बात करें परिभाषा में, तो अर्थशास्त्र के जो जनक थे, जनक वो माने जाते हैं एडम स्मिथ को। जिनको माना जाता है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, यानी इसको शॉर्टकट में वेल्थ ऑफ नेशन ही बोला जाता है। ध्यान रखना, ज्यादा आपको इतनी बड़ी बुक याद करने की जरूरत नहीं है, इनको जो शॉर्टकट में बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशन ही बोलते हैं। ये बुक लिखी गई थी 1776 में। देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, अर्थशास्त्र का जनक क्या आएगा, एडम स्मिथ आएगा। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ, उन्होंने एक बुक लिखी थी 1776 में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। और जब भी आप कोई एग्जाम में प्रश्न आता है तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, यानी वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ माने धन ही होता है, धन का विज्ञान। यानी एडम स्मिथ वो व्यक्ति था जिन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था, धन का विज्ञान। इसका मतलब इन्होंने अपनी जो परिभाषा दी थी ना, वो धन को जोड़कर दी थी, धन को लेकर दी थी। सिंपल सी बात है, प्रत्येक व्यक्ति जब भी कोई डेफिनेशन देता है ना, वो कुछ ना कुछ अर्थशास्त्र को, या कोई विषय पढ़ रहे हो उसके अंदर कुछ ना कुछ अपनी एक बात विशेष करके जोड़ता है। इसने धन को विशेष माना था, भी अर्थशास्त्र है वो धन से संबंधित है, बस धन पर ही शुरुआत है, धन पर ही उसका एंड है, आरंभ और अंत दोनों धन के साथ ही है। इसका मतलब अर्थशास्त्र की जितनी विषय वस्तु है, जितना उसका स्कोप नेचर है, वो धन से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का जनक भी एडम स्मिथ को ही माना जाता है। तो आपकी पहली परिभाषा तो यही हो जाती है। धन से संबंधित मानने वाले विचार, धन से संबंधित जो परिभाषा दी थी अर्थशास्त्र की, वो दी थी एडम स्मिथ ने। ध्यान रखना बात, धन से संबंधित जो परिभाषा देने वाले कौन थे, एडम स्मिथ थे। उसके बाद आर्थिक कल्याण, अर्थशास्त्र को आर्थिक कल्याण से संबंधित करने वाले, आर्थिक कल्याण से संबंधित करने वाले जो अर्थशास्त्री थे वो थे अल्फ्रेड मार्शल। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको डेफिनेशन नहीं दी हुई पूरी तरीके से उनकी विचारधारा नहीं लिखी हुई, क्योंकि ये +1 में आ चुकी है। आपके +1 में आप पहला लेसन देखोगे ना, तो पूरा उनका एक लेसन ही है, इन सबका हर चीज लिखी हुई है। यहाँ पर तो आपको यही ध्यान रखना है, धन से संबंधित इसको परिभाषित करने वाले व्यक्ति था वो एडम स्मिथ थे, आर्थिक कल्याण से संबंधित करने वाले जो थे वो अल्फ्रेड मार्शल थे। उसके बाद हम बात करें सीमितता प्रदान, यानी सीमितता को प्रधान मानकर जो अर्थशास्त्र की परिभाषा देने वाले थे वो थे लियोनिल रॉबिन्स। कौन से थे, लियोनिल रॉबिन्स। ठीक है, इन्होंने जो अपनी अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी वो सीमितता प्रदान दी थी। है क्या, बताऊंगा आपको सीमितता प्रदान क्या होती है, आर्थिक कल्याण सब बताएंगे आपको, टेंशन लो। सिर्फ आपको एक बार तो उनके साथ जोड़कर लिखना है, धन से संबंधित एडम स्मिथ, आर्थिक कल्याण से संबंधित मार्शल, सीमितता प्रदान से संबंधित रॉबिन्स। उसके बाद बात करें हम, एक अपने थे विकास प्रदान। विकास प्रदान इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि विकास को, अर्थशास्त्र को विकास के साथ जोड़कर परिभाषा देने वाले कौन थे, पॉल ए सैमुएल्सन। कौन थे, पॉल ए सैमुएल्सन,
जिन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा किसके साथ जोड़ी थी? विकास के साथ, प्रगति के साथ जोड़ी थी, गतिशीलता के साथ जोड़ी थी। आप कोई बात लिख सकते हो, विकास लिख सकते हो, गतिशीलता लिख सकते हो, प्रगति लिख सकते हो, समृद्धि लिख सकते हो, यानी इसके साथ अपनी परिभाषा जोड़ी थी सैमुअल्सन ने, पॉल ए सैमुअल्सन ने। उसके बाद एक और बात करें हम, जेके मेहता जी थे, उन्होंने बात की थी आवश्यकता विहीनता। आवश्यकता विहीनता को जो प्रधान मानकर जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी वो दी थी जेके मेहता ने, जेके मेहता। यानी आपको इन थिंकर्स के, इन अर्थशास्त्रियों के आपको क्या याद करने हैं? नाम याद करने हैं। आप चाहो तो इनको नोट्स के अंदर लिख सकते हो, ताकि बढ़िया तरीके जैसे आप लिखोगे नोट्स को, उसके बाद इनको आप पढ़ोगे, इस क्लास को देखोगे, उसके बाद अपनी बुक के अंदर देखोगे, तो आप प्रत्येक चीज समझ जाओगे। यानी उसके बाद आपको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और आसानी से आपकी हर चीज याद हो जाएगी। देखो कैसे, धन से संबंधित हम पढ़ चुके हैं, एडम स्मिथ थे, इन्होंने कहा था जो अर्थशास्त्र है वो सिर्फ धन का विज्ञान है, धन से संबंधित विज्ञान है, धन का अध्ययन करता है, उसका क्षेत्र है वो धन से ही संबंधित है, ठीक है, उसका नेचर है वो धन के से संबंधित है। यानी अर्थशास्त्र है वो टोटल धन का ही विज्ञान है, साइंस ऑफ वेल्थ की बात करता है, यानी धन का विज्ञान मानकर इसको चलता है। उसके बाद आर्थिक कल्याण, मार्शल ने क्या कहा था? मार्शल ने कहा था देखो मेरा उद्देश्य कोई धन कमाना थोड़ी होता है। मार्शल ने क्या किया था? हम +1 वाली बात कर रहे हैं। मार्शल ने क्या कहा था? जो एडम स्मिथ है इनकी आलोचना की थी। इन्होंने कहा था एडम स्मिथ कहता है धन का विज्ञान, इसका मतलब मनुष्य तो एक आर्थिक मानव बन के रह गया, मेरा काम सिर्फ पैसा कमाना ही थोड़ी है। आपका देख लो, किसी और का देख लो, यानी धन खा सकते हैं क्या हम? मान लो मेरे पास 100 रुपये में 100 रुपये खाकर पेट भर सकता हूँ क्या अपना? नहीं, 100 रुपये से मेरा उद्देश्य 100 रुपया नहीं है, मेरा उद्देश्य 100 रुपये से मेरी आवश्यकता की पूर्ति करना, यानी मेरा कल्याण बढ़ाना। इसका मतलब इन्होंने कहा था भी धन ही सब कुछ नहीं होता, धन हमारा उद्देश्य नहीं होता। इससे तो मनुष्य एक आर्थिक मानव बन गया। अगर वो अपने माता पिता की सेवा करेगा तो भी वो धन चाहेगा, सिंपल सी बात है। अपने बच्चों की सेवा करेगा तो भी उसके बदले में वो धन चाहेगा। इसका मतलब मनुष्य तो आर्थिक मानव बन गया। कोई सहायता, कोई किसी का सहयोग करना, ये तो मैटर रहेगा नहीं अपनी दुनिया में, सब खत्म हो जाएगा। आज अगर मनुष्य कोई किसी की सहायता करेगा तो उसके बदले में भी धन चाहेगा वो। अगर कोई और थोड़ा समाज के अंदर वो बात काम करेगा तो भी उसके बदले में वो धन चाहेगा। यहाँ तक कि अपने माता पिता की सेवा करेगा, बड़े बुजुर्ग की सेवा करेगा, उसके बदले में भी धन चाहेगा। इसका मतलब मनुष्य तो एक आर्थिक मानव बन गया, वो तो सिर्फ धन ही धन के पीछे भाग रहा है। तो धन उद्देश्य नहीं है हमारा, बल्कि उद्देश्य क्या है? आर्थिक कल्याण है, हमारा कल्याण बढ़ाना है हमें। उस धन से हमें समाज का कल्याण, हमारा व्यक्तिगत कल्याण, हमारे परिवार का, देश का, उसका क्या करना है? कल्याण को बढ़ाना है। तो मार्शल थे वो आर्थिक कल्याण से संबंधित थे। सीमितता प्रदान, ये देखो ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। क्योंकि अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है ना, डेफिनेशन है, वो इससे ही संबंधित है। अर्थशास्त्र की देखो मैं ये कहूँ भी सर इतना पंगा पड़ा ही क्यों? हमें अर्थशास्त्र पढ़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्यों फालतू के ऐसे प्रपंच में पढ़े हम? अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते तो ही काम चल जाता है। लेकिन इसका एक रीजन था, हमें अर्थशास्त्र क्यों पढ़ना पड़ रहा है, हमें अर्थशास्त्र में क्यों मत्थापच्ची करनी पड़ रही है। इसका कारण ये सीमितता ही है। कैसे है मैं आपको अभी बताता हूँ, इसको हम डिटेल से करते हैं। देखो इसको ऊपर वाले को मैं दोनों को एक बार क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से देखना। देखो लियोनिल रॉबिन्स, इन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कही थी जो अर्थशास्त्र है ना वो किससे संबंधित है? उन्होंने कहा था हमारी जो आवश्यकता है, आवश्यकता वो तो है असीमित। क्या है? असीमित। और जो उसके बदले में हमारे पास साधन है, यानी उनके पूरे करने के बाद आप निकलो धन है, वो है सीमित। ये आवश्यकता तो हमारी बहुत ज्यादा है, डेली की नई नई आवश्यकताएं जन्म लेती है। आज हमें घर वालों ने साइकिल ला दी तो हम दूसरे दिन कहेंगे जी हमें तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल ला दी तो हमें तो कार चाहिए जी। यानी आवश्यकता कभी खत्म नहीं होती। अगर हमने एक आवश्यकता पूरी की तो उसके बदले में 10 आवश्यकताएं और जन्म ले लेती है, नई आवश्यकताएं आ जाती है ना। दिल्ली की नई आवश्यकता आती है। आप देख लो, बाजार से जाते हैं, किसी पास से अगर कोई व्यक्ति निकला, उसके अच्छे पैंट शर्ट पहने, आवश्यकता जागी, हम भी ऐसा लेके आएंगे जी। कोई कार पास से निकली, हम तो एसी लेके आएंगे जी। कोई बाइक निकला, हम एसी लेके। कोई सॉन्ग चल रहा है, सॉन्ग के अंदर नई नई कारें, मोटरसाइकिल, नए नए उन पर सॉन्ग बनाए जाते हैं, बस आवश्यकता जागी, हमें तो यही साधन चाहिए जी।
वो एक बार सॉन्ग आया था 0001 का, उसके अंदर बस सबकी आवश्यकता जागी, हमारे भी नंबर यही होने चाहिए नंबर प्लेट के अंदर। इसका मतलब आवश्यकताएं तो बहुत है, लेकिन इतना हमारे पास धन कहाँ है, पैसा नहीं है हमारे पास, साधन नहीं है हमारे पास, इतने साधन नहीं है उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दें हम। तो ये क्या कहते हैं रॉबिन्स? रॉबिन्स कहते हैं इस सीमित साधनों के द्वारा, मैं लाइन लिखता हूं बहुत बढ़िया, सीमित साधनों के द्वारा अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति, अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति, यही अर्थशास्त्र है। बस यानी ये हमारे पास समस्या पैदा हुई तब हमें अर्थशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता पड़ी, नहीं तो हमें अर्थशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कैसे? मान लेते हैं मेरे को एक पेन लेना है जो 10 रुपए कीमत का है, एक मेरे को आइसक्रीम खानी है जी, वो 10 रुपए कीमत की है, लेकिन मेरे पास है ही 10 रुपए। आवश्यकता तो दो है लेकिन साधन सिर्फ एक का ही है। आवश्यकता तो मेरे पास दो है, दोनों में मैं खरीद एक ही सकता हूं। ऐसी स्थिति में मेरे को चुनाव करना पड़ेगा, मैं ये खरीदूं या ये खरीदूं। यही समस्या है जिसके कारण अर्थशास्त्र को, सिद्धांतों को आज हमें पढ़ने की आवश्यकता पड़ी है। यही बात रॉबिन्स ने कही थी। बात समझिए, रॉबिन्स ने यही बात की थी कि अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित साधनों से करनी है हमें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता पूर्ति हो जाए, हमारा पैसा अपव्यय न हो। ये अर्थशास्त्र है। सीमित साधनों के द्वारा अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने का जो सिद्धांत नियम है वो अर्थशास्त्र है, और वही अर्थशास्त्र का क्षेत्र है, वही अर्थशास्त्र की परिभाषा है, और वही अर्थशास्त्र का नेचर है। इसी कारण आज हमें अर्थशास्त्र को अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ी है। यानी इसे बोलते हैं चयन की समस्या या चुनाव की समस्या। यदि मेरे पास दो आवश्यकताएं हैं, अगर मेरे पास 20 रुपए होते तो मुझे कभी चुनाव की समस्या की आवश्यकता नहीं, सामने नहीं आती, फेस ही नहीं करता मैं समस्या को, प्रॉब्लम्स आती नहीं, क्योंकि 20 रुपए होते दोनों खरीद लेता मैं। अगर मैं जितनी आवश्यकता है उतनी मेरे पास धन होता, उतने ही मेरे पास साधन होते तो मैं दोनों ही खरीद लेता। कहाँ समस्या पैदा होती? समस्या पैदा कब होती है? जब आवश्यकताएं ज्यादा है और धन कम है, उनको पूरा करने के पास साधन हमारे पास कम है। ऐसी स्थिति में हमें अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार चलना पड़ेगा ताकि अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ये बात करते हैं सीमितता। सीमितता होता है सीमित, यानी कम, साधन कम है, आवश्यकता ज्यादा है। ये अर्थशास्त्र का अध्ययन का क्षेत्र है, रॉबिन्स जी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम 3 नंबर का, जो नेक्स्ट आपका 4th नंबर का है, विकास से संबंधित। देखो, हम विकास से संबंधित बात करें तो इसको उसने कहा था गतिशीलता। मैंने आपको भी बताया था भी, ये कहता है जो अर्थशास्त्र है ना वो गतिशीलता से संबंधित है, विकास से संबंधित है। विकास ही कर रहे हैं हम, अभी मैंने बताया था। पहले अखेटन करते थे, उससे जीवन यापन करते थे, उसके बाद कृषि और पशुपालन में लग गए, उसके बाद उद्योगों में लग गए, उसके बाद वाणिज्य क्रियाओं में लग गए, व्यापार में लग गए। अब हम जो हमारी जो तृतीयक सेवाएं हैं उस सेवाओं में लग गए हम। यानी हम क्या कर रहे हैं? विकास ही तो कर रहे हैं, और ये विकास ही है, वो अध्ययन क्षेत्र किसका है? अर्थशास्त्र का है। ये बात कहते हैं पॉल ए सैमुअल्सन। इनका तो सिंपल सा मैटर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आवश्यकता विहीनता प्रदान, जेके मेहता। और जेके मेहता जी थे ना, वो हमारे सबसे, जो हमारे इंडिया के हीरो हैं, कौन? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी पूरी यहाँ तो विश्व तक की छाए हुए हैं ये। तो महात्मा गांधी जी के विचारों पर चलते थे ये, महात्मा गांधी जी के विचारों पर चलते थे, उनके विचारों के अकॉर्डिंग चलते थे। क्योंकि महात्मा गांधी है, इन्होंने, इनके जो बहुत से आंदोलन हुए थे और पूरे विश्व के अंदर उनकी दाग थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था? देखो, नाम से स्पष्ट हो रहा है, आवश्यकता विहीनता। विहीनता होना कम करना, खत्म करना। आवश्यकता विहीनता, विहीनता का तो होता है कम करना है, खत्म करना। विहीन हो जाना, विहीन हो जाना इसका मतलब आवश्यकता रहना ही ना है, आवश्यकता खत्म ही हो जाना। तो जेके मेहता जी क्या कहते हैं? जेके मेहता जी कहते हैं बंदे को जो सुख मिलता है ना, बंदे को जो कल्याण होता है, वो आवश्यकता पूरी करने से नहीं होता, आवश्यकता को खत्म करने से होता है। आवश्यकता को खत्म करने से होता है। आपको मैं इस पर एक कहानी सुनाता हूँ। महात्मा
बुद्ध जी, महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, अगर आपको पता हो तो। वो क्या है, एक बार घर से निकले थे, उनको कुछ 4 घटनाएं मिली थी। पहली घटना क्या थी, एक व्यक्ति बीमार था और वो रो रहा था, तड़फ रहा था। उसने कहा था दुनिया दुखी है, बहुत दुख है दुनिया में। उसके बाद आगे निकले वो, तो एक व्यक्ति वो था तो उनकी लाश लेके जा रहे थे, यानी उनकी अर्थी जा रही थी, सारी दुनिया पीछे रो रही थी। उन्होंने फिर कहा था दुनिया दुखी है। यानी संसार के उन्होंने मुद्दे देखे थे, लेकिन लास्ट के अंदर उनको क्या मिला था, लास्ट के अंदर उनको एक सन्यासी मिला था। एक सन्यासी मिला था, वो जोर जोर से हंस रहा था, अकेला ही बैठा था, कोई मतलब नहीं था उसको, जोर जोर के हंस रहा था। तब उन्होंने सोचा कि ये सन्यासी है ना, ये सबसे ज्यादा सुखी है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है, सन्यासी की आवश्यकता नहीं है, 2 टाइम का भोजन चाहिए, वो उनको मिल जाता है, इसका मतलब वो सुखी है। तो तब जाके महात्मा बुद्ध जी ने क्या किया था, संन्यास ग्रहण किया था। तो कहने का मतलब ये कहता है सुख कल्याण आवश्यकता को पूरी करने से नहीं है, बल्कि आवश्यकता को कम करने से है। क्योंकि मैं अभी बताया था आपको, एक आवश्यकता पूरी होती है तो 10 आवश्यकताएं नई जन्म ले लेती है। तो ये कहते हैं दुख तो वैसे ही रहा, दुख तो बड़ा है, कम थोड़ी हुआ है। अगर मोटरसाइकिल लिया तो फिर कार की आवश्यकता, दुख सुख कहाँ मिला, मोटरसाइकिल ले भी लिया तो भी दुखी है। पड़ोसी ने बड़ी कोठी डाल ली तो भी दुखी है। हम एक कार लिए, वो बड़ी कार लिए तो भी दुखी है। इसका मतलब वो कहता है आवश्यकता पूरी करने से सुख नहीं होता, बल्कि सुख किसमें होता है, आवश्यकता विहीनता, यानी आवश्यकता को समाप्त करने से क्या होता है, सुख मिलता है, कल्याण होता है। वो कहते हैं जेके मेहता जी, नाम से स्पष्ट हो रहा है, आवश्यकता विहीनता। यानी आप आवश्यकता को कम करते चलो, एक टाइम ऐसा आएगा तब आपकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, आप पूरे सुखी होंगे, कोई दुख नहीं होगा आपको। ठीक है, न तो पड़ोसियों को देखकर न किसी और को देखकर आप कभी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आवश्यकता विहीनता में चले जाएंगे। तो ये आदर्शवादी थे, बहुत बढ़िया बात की थी इन्होंने, ऐसा हो नहीं सकता, आवश्यकताएं तो डेली जन्म लेती है। ठीक है, ये आपके आगे अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, और इन अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में ध्यान रखना, आपको प्रत्येक अर्थशास्त्री का नाम याद होना चाहिए। मैं आपको बोर्ड पर इकट्ठा लिखा था। ठीक है, धन से संबंधित कौन थे, एडम स्मिथ। काल कल्याण से संबंधित कौन थे, जो मार्शल थे। उसके बाद हमने नेक्स्ट भी इसके अंदर और भी पढ़ा था, आर्थिक कल्याण आ गया, सीमितता प्रदान में रॉबिन्स आ गए, और आवश्यकता विहीनता में जेके मेहता जी आ गए, और एक आगे जो विकास से संबंधित थे, जो जो अपने जिनको कहते हैं विकास से संबंधित को, क्या नाम था बताओ आप, पॉल ए, आधा नाम मैं बता देता हूं, पॉल ए सेम्यूल्सन, से आधा मैयूल्सन, कुछ तो बोला करो भाई। तो विकास से संबंधित थे, जो रॉबिन्स थे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम वापिस अर्थशास्त्र के ऊपर आ जाते हैं। वापिस हम अर्थशास्त्र के ऊपर आ जाते हैं। देखो, इससे पहले तो हमने उनका जो हिस्ट्री पढ़ी, उसका पूरा इतिहास पढ़ लिया हमने। उसके बाद हमने अर्थशास्त्र की परिभाषा भी हमने कंप्लीट की। अब हम वापिस अर्थशास्त्र पर आते हैं। देखो, अर्थशास्त्र, इनकी परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं। एक तो धन का विज्ञान है, धन से संबंधित क्रियाएं होती है, यानी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। एक हमने ये पढ़ी, अर्थशास्त्र में क्यों पढ़ने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि चुनाव की समस्या पैदा होती है, चुनाव की समस्या पैदा होती है। चुनाव की समस्या पैदा क्यों होती है, मैं ये कह सकता हूं, आवश्यकताएं होती है वो असीमित होती है, और जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, और इसी सीमितता के कारण हमें क्या पड़ी, चुनाव की समस्या पैदा हुई। और सीमितता प्रधानता संबंधित अर्थशास्त्री कौन थे, रॉबिन्स थे, लॉर्ड लियोनिस रॉबिन्स, ये हम बता चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो अर्थशास्त्र है वो 2 प्रकार के हैं। यानी आपके सिलेबस के अंदर, आपके जो इंडेक्स में जो पढ़ोगे आप देख लेना, आपकी जो बुक है वो 2 पार्ट्स में बटी हुई है, भाग ए और भाग बी। मैंने इसको 2 पार्ट्स में बांट दी है बुक को, एक तो पार्ट्स ए और एक पार्ट्स बी। जो पार्ट्स ए था उसका नाम पढ़ोगे आप व्यष्टि अर्थशास्त्र, और जो पार्ट्स बी है उसके अंदर आप पढ़ोगे समष्टि अर्थशास्त्र।
पार्ट्स ए व्यष्टि अर्थशास्त्र, पार्ट्स ब समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा वैसे ही बता देता हूँ आपको। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का जो सबसे पहले प्रयोग किया था ना इन शब्दों का, वो रेगनर फ्रिश थे। इन दोनों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1933 में। रेगनर फ्रिश, यानी रेगनर फ्रिश एक व्यक्ति था, एक अर्थशास्त्री था, जिन्होंने सबसे पहले 1933 में व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। इन नाम से अगर हम इनका अर्थ पढ़ना चाहे ना, तो इन नाम से आपको अर्थ कंप्लीट हो जाए। छोटी सी ट्रिक दिया, याद रखना आप। देखो व्यष्टि, व्यष्टि व्यय से बनता है ना आधा, देखो व्यष्टि व्यय, और व्यय से बनता है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत। देखो व्यय, व्यष्टि, व्यक्तिगत। समझ गए बात? अब इधर चलो, स, देखो पहला शब्द क्या है? स समष्टि, स संपूर्ण या स समग्र। ध्यान से देखो, व्यय, व्यष्टि, व्यय, व्यक्तिगत, स समष्टि, स संपूर्ण। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि व्यष्टि में जो अध्ययन होता है वो व्यक्तिगत इकाइयों का होता है, और जो समष्टि में अर्थ होता है वो संपूर्ण का, समग्र का, इकाइयों के योग का होता है। ये योग, समझिए बात? व्यष्टि व्यक्तिगत इकाइयों का योग होता है, और समष्टि के अंदर संपूर्ण या समग्र इकाइयों का प्रयोग होता है। यानी जब हम व्यक्तिगत एक इकाई की बात करेंगे, हम सिंपल सी बात है, एक इकाई यानी एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, एक फर्म। जब हम एक की बात करेंगे, इकाई की बात करेंगे, व्यक्तिगत चीज की बात क्या करें, व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत उत्पादक, व्यक्तिगत फर्म, यानी एक की बात होती है, उसका जो अध्ययन होता है वो किस में होता है? व्यष्टि में होता है। और जब संपूर्ण की बात होती है, समग्र, कुल, टोटल, जो भी लिख दो आप, योग लिख दो, यानी इकाइयों का योग। देखो मैं यह कहता हूं एक का धन, एक का धन, और जब इनको जोड़ देंगे तब ये कहां चला जाएगा? समष्टि में। यानी इकाइयों का योग का जो धन होता है वो समष्टि में होता है, समग्र होता है, संपूर्ण, व्यापक। अब ये देखो, ये एक का धन है, इसका मतलब छोटा रूप है इसका, एक तो छोटा ही होता है ना, ये छोटा रूप हो जाएगा। ये योग का धन है, सबका धन है, इकाई का योग का धन है, इसका मतलब ये बड़ा हो गया, तो इसे बोलते हैं व्यापक रूप। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं माइक्रो, और इसे कहते हैं मैक्रो। अगर इनके शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें हम, देखो ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है, माइक्रो होता है और मैक्रो। ये दोनों ही ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से बने हैं? ग्रीक भाषा का जो माइक्रो बना है वो माइक्रोज से बना है, और जो मैक्रो बना है वो मैक्रोज से बना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, सी की जगह के लगाना है, याद हो जाएगा। सी की जगह के लगाना है, आगे एस लग जाएगा। माइक्रोज और मैक्रोज, इसका अर्थ होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म, और इसका अर्थ होता है व्यापक। सूक्ष्म यानी छोटा, व्यापक यानी बड़ा, ये तो मैं बता चुका हूं आपको। इसका मतलब माइक्रो जो शब्द बना है ग्रीक भाषा का वो माइक्रोज से बना है, और जो मैक्रो बना है वो मैक्रोज से बना है। ये दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। इसका जो है अर्थ है वो है सूक्ष्म यानी छोटा, व्यक्तिगत, एक, छोटा जन। इसका मैक्रोज का अर्थ होता है व्यापक, बड़ा, यानी बड़ा अध्ययन, बहुत ज्यादा इकाइयों का इकट्ठा अध्ययन। देखो स्टूडेंट, ये तो आपका हो गया व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। और जो यहाँ तक आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ तक आपको नोट्स बनाने हैं भाई।